हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उपभोग क्या होता है, उपभोग किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी उपभोग और इनकम के बीच में क्या संबंध होता है, और उपभोग को हमने वक्र के माध्यम से समझा था। और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के बाद जो उपभोग फलन का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो बीच में ही कट गया था। तो इसके बाद वाले टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो हमने स्टार्ट किया था पिछले बार एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, जिसे हम एमपीसी से डिनोट करते हैं। एमपीसी होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई का मतलब होता है इनकम में बदलाव होने से उपभोग में क्या बदलाव है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, हम जानते हैं डेल्टा मतलब चेंज होता है, जो आप लोग स्टडी किए होंगे। या इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कंजम्पशन का डिफरेंशिएशन इनकम के रिस्पेक्ट में। इसे हम अगर परिभाषा में देना चाहें तो परिभाषा इसकी इस तरह से होगी कि आय में अतिरिक्त वृद्धि होने से उपभोग में कितनी अतिरिक्त वृद्धि हुई, इसे हम लोग एमपीसी के नाम से जानते हैं। यानी उपभोग में होने अर्थात आय में होने वाली वृद्धि से उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, कितनी अतिरिक्त वृद्धि हुई, उसको हम लोग एमपीसी के नाम से जानते हैं। इसे कह सकते हैं एडिशनल इंक्रीज इन द कंजम्पशन ड्यू टू एडिशनल इंक्रीज इन द इनकम। जब उपभोक्ता की आय में अतिरिक्त वृद्धि होती है तो उससे उपभोग में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसे हम एमपीसी कहते हैं। डेल्टा सी हो गया उपभोग में वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकती है। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि कभी हो सकता है कि उपभोक्ता की आय कम हो जाए जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाए। दूसरा हो जाएगा डेल्टा वाई, उपभोक्ता की आय में बदलाव हम लिखते हैं, कमी या बदलाव, यानी चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। पहला हो गया चेंज इन द कंजम्पशन, चेंज इन द इनकम। दैट मीन्स एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन द इनकम। अर्थात उपभोग में जो बदलाव होती है जब उपभोक्ता की आय में बदलाव होती है, यानी उपभोक्ता की आय में अतिरिक्त बदलाव होने से जो उपभोग में बदलाव होती है उसे हम एमपीसी कहते हैं। इसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि सपोज उपभोक्ता की आय हम लोग 100 रुपया ले लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि वाई इनिशियल इनकम उपभोक्ता की 1000, ये इनिशियल इनकम हो गई। नई इनकम उसकी मान लेते हैं कि 1200 हो गई। इनिशियल कंजम्पशन उसकी मान लेते हैं 1000 में 50 यूनिट की है। जब y1 हो जाती है तो उसकी जो उपभोग होती है वह वृद्धि होकर हम सपोज कर लेते हैं 54 हो जाती है। तो इस स्थिति में डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका y1 माइनस वाई इक्वल टू 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200। डेल्टा सी इक्वल टू हो जाएगा 54, यानी C1 माइनस सी इक्वल टू 54 माइनस 50 यानी 4।
अब इसे हम फॉर्मूला में जब पुट कर देंगे, ये आपका डाटा हो गया। अब हम इसे फॉर्मूला में जब पुट कर देंगे तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होती है, MPC इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी 4/200। 4 पंचे 20, 50 हो जाएगा, यानी 1/50। 1/50 का जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, आप डिवाइड कर लीजिए, 50 1 पॉइंट देंगे, 10 आएगा, नहीं जाएगा तो 0 पठाएंगे, 100 हो जाएगा, 50 गुना 100, ये कट जाएगा, यानी 0.02। ये आपकी MPC हो गई, यानी MPC इस केस में 0.02 होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि MPC की क्या क्या विशेषता होती है। अभी तक हमने देखा कि MPC क्या होता है, अब हम देखते हैं MPC की क्या क्या विशेषता होती है, यानी अब हम लोग MPC की विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता, MPC की क्या क्या विशेषता होती है। अब हम वो चीज को जानेंगे कि MPC होता क्या है। तो MPC का जो वैल्यू होता है वो सदैव, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अर्थात पहला आपका जो विशेषता हो जाएगा कि MPC की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, यानी या तो 1 से कम होगी या 0 से 1 के बीच में होगी, यानी MPC सदैव आपका धनात्मक होगा जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, जो यह बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वह समूचे उपभोग को अपने व्यय में खर्च नहीं करता, यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से वह उपभोक्ता अपनी समूची इनकम को उपभोग में यानी कंजम्पशन में खर्च नहीं करता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसकी उपभोग भी घटती चली जाती है, और उपभोक्ता की जो उपभोग है वह शून्य भी कभी नहीं होती है ना, क्योंकि उपभोग वह करेगा ही करेगा, कभी भी वह उपभोग शून्य हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा MPC की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होती है वह उपभोग कम होता है, लेकिन अगर उपभोग घटता भी है तो घटते घटते वह 0 पे कभी भी नहीं आता, हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, यानी उपभोक्ता कुछ न कुछ उपभोग करेगा ही करेगा। दूसरी बात यह होती है, जब हम MPC की बात करते हैं तो MPC में हम यह कैलकुलेट करते हैं कि किस व्यक्ति के उपभोग की टेंडेंसी क्षमता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पुअर पीपल होता है, पुअर पीपल में MPC रिच पीपल से ज्यादा होती है, यानी निर्धन व्यक्ति ज्यादा उपभोग करता है धनी व्यक्तियों की तुलना में, क्योंकि निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती है, और जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है उसके उपभोग में भी वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि जो धनी व्यक्ति होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती है, जो आवश्यकताएं होती है वह संतुष्ट हो जाती है। इसलिए पुअर पीपल में हमेशा उपभोग की टेंडेंसी MPC ज़्यादा होती है, और जब
पुअर पीपुल और रिच पीपुल, निर्धन व्यक्ति या धनी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो निर्धन व्यक्ति ज़्यादा खाने में खर्च करता है और धनी व्यक्ति कम खर्च करता है, क्योंकि धनी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, जो संतुष्टि है, वो हमेशा पूर्ण होती है और वह उपभोग पे कम खर्च करता है। इसके साथ हम यह देखते हैं तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, इनकम जैसे बढ़ता है, एमपीसी घटता है। यानी आय में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी कम होता चला जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा जैसे ही हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो उपभोग की टेंडेंसी अधिक होती है, यानी अल्पकालीन अवधि में उपभोक्ता की उपभोग की क्षमता प्रवृत्ति अधिक होती है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं, दीर्घकाल में, है ना, तो जब हम लोग दीर्घकालीन अवधि की बात करते हैं, यहाँ तक आपका 3 पॉइंट हो गया कि एमपीसी 0 से 1 होता है। पुअर पीपुल की एमपीसी ज़्यादा होती है रिच पीपुल से, यानी पुअर पीपुल ज़्यादा खर्च करता है यदि उसकी आय में बदलाव होती है, और इनकम में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की क्षमता घट जाती है, यानी उपभोग उस अनुसार नहीं बढ़ता है। अब हम आते हैं चौथा पॉइंट, दीर्घकाल में एमपीसी स्थिर हो जाता है। यानी दीर्घकाल जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एमपीसी में उस तरह का बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्लोली जो भी उपभोक्ता की आवश्यकता होती है वह संतुष्ट होने लगती है और उपभोक्ता अपनी आदतों में बदलाव कर देता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल की अवधि में उपभोग उसी अनुपात में वृद्धि करता है जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, यानी दीर्घकाल में एमपीसी स्थिर हो जाता है, स्थिर होता है। ये हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एमपीसी में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों की जो रहन सहन की स्टाइल है, जीवन स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें ज़्यादा बदलाव अब नहीं होता है, वो लगभग फिक्स होने लगती है और उपभोक्ता आय के अनुपात में इनकम में वृद्धि करता है। अब हम लोग एमपीसी देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमपीएस क्या होता है। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत की प्रवृत्ति, ये हो जाएगा आपका एमपीएस। तो एमपीएस इक्वल टू होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। यानी जब उपभोक्ता की आय में बदलाव होता है या उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है उसको हम लोग एमपीएस कहते हैं। तो एमपीएस का आशय यह है, सीमांत बचत की प्रवृत्ति यह दिखाती है कि उपभोक्ता की आय में अतिरिक्त वृद्धि होने से उपभोक्ता की बचत में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसे हम सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ एमपीएस हो गया सीमांत बचत की प्रवृत्ति, डेल्टा एस हो गया बचत में परिवर्तन, और डेल्टा वाई हो गया आपका आय में परिवर्तन। हम जानते हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होता है, यानी उपभोग प्लस बचत, यह आय होती है। जो उपभोक्ता की इनकम होती है, आय होती है, वो कुल उसकी उपभोग और बचत के योग के बराबर होती है।
अब यदि हम दोनों साइड y से डिवाइड कर दें, यहाँ y y y, ये 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, c बाय वाई यानी APC हो जाएगा ये, और ये APS हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी APC प्लस APS 1 होता है। अब हम उसी तरह MPC या MPS देख सकते हैं। ये तो एक प्रॉपर्टी आ गया जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा देखते हैं, चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज इन इनकम। जब इनकम में बदलाव होता है, इनकम में बदलाव जब होती है तो वह इनकम में बदलाव होने से उपभोक्ता के उपभोग में बदलाव होता है और उपभोक्ता के बचत में बदलाव होती है। तो उपभोक्ता की आय में बदलाव होने से जो कुल उपभोग और कुल बचत में बदलाव होती है वह योग होता है। अब इसे हम डेल्टा वाई से भागा कर दें, ये आपका हो जाएगा MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। यानी यदि MPC का वैल्यू आपको पता है तो MPS आप निकाल सकते हैं। यानी MPC इक्वल टू आपका 1 माइनस MPS हो जाएगा, या MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो ऑलवेज हम जानते हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग, उपभोग प्लस बचत इनकम होता है। तो उपभोग में बदलाव प्लस बचत में बदलाव हुआ कुल इनकम में हुई बदलाव से होगा। डेल्टा वाई से हमने भागा कर दिया तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई MPC हो गया, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई MPS हो गया। दोनों का योग आपका 1 हो जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि MPS का वैल्यू क्या आया। तो हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनकम हमारा 5000 है, कंजम्पशन हमारा 2000 है, सेविंग कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ इनकम आपका हो गया, इनकम सपोज कर लेते हैं 5000 से बढ़ के 6000 हो जाती है, तो कंजम्पशन 2000 से ज़्यादा हो जाएगा और मान लेते हैं कि वह 2200 हो जाता है, तो सेविंग कितना हो जाएगा आपकी 3800 हो जाएगी। 0 0 10 में 2 हो गया 8, 5 में 2 हो गया 3, 3800 हो जाएगी। तो डेल्टा सी आपका यहाँ हो जाएगा 2200 माइनस 2000, 2200 माइनस 2000 इक्वल टू 200, यानी डेल्टा सी क्या हो गया C1 माइनस C, है ना। डेल्टा सी आपका हो जाएगा C1 माइनस C। जब डेल्टा S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका S1 माइनस S, यानी S1 माइनस S, यानी आपका हो जाएगा 3800 माइनस 3000 इक्वल टू 800। ये डेल्टा एस हो जाएगा आपका। उसके बाद हम डेल्टा वाई निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा y1 माइनस y, y1 माइनस y, तो y1 आपका 6000 हो गया माइनस 5000, यानी आपका 1000। अब हम निकाल लेते हैं MPC MPS और देखते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है या नहीं। इस डाटा को हम हटा देते हैं अभी तत्काल, क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो पहले MPC निकाल लेते हैं। MPC हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई,
तो डेल्टा सी आपका कितना हो गया 200 और डेल्टा वाई आपका 1000, यानी ये कट गया 0.2। MPC इक्वल टू आपका आ गया 0.2। अब हम लोग MPS निकालते हैं, तो MPS हो जाएगा आपका डेल्टा S बाय डेल्टा वाई, डेल्टा S बाय डेल्टा वाई। इसे हम आगे हटा देते हैं, तो डेल्टा S आपका हो जाएगा 800 बाय 1000, ये कट गया, ये आपका बच गया 0.8। अब हम देखते हैं जो हमारा है MPC प्लस MPS 1 होता है नहीं, तो MPC की वैल्यू है आपका 0.2 प्लस 0.8, इसको ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा। MPC प्लस MPS सदैव 1 होगा, ये कभी भी आपका 1 से ना तो कम 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, हमेशा MPC प्लस MPS की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। अब हम लोग देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि MPC MPS के बाद और क्या उपभोग फलन में हमें देखना है, समझना है। तो हम MPS आपने समझ गया कि MPS क्या हो गया कि आय में वृद्धि होने से बचत में कितनी वृद्धि होती है, ये इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत, ये हो जाएगा आपका उपभोग, औसत उपभोग की प्रवृत्ति, यानी APC ये हो जाएगा। APC का फॉर्मूला होता है C बाय वाई, APC इक्वल हो जाती है आपकी C बाय वाई, यानी कुल उपभोग बटा कुल उपभोग बटा कुल आय। तो औसत उपभोग की प्रवृत्ति से हमें यह पता चलता है कि प्रति इकाई उपभोक्ता वस्तु के उपभोग पे कितना खर्च करता है। अब हम लोग ये समझ गए कि औसत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है, जो यह बताता है कि व्यक्ति अथवा समाज कुल आय का जो भाग उपभोग पे खर्च करता है वह औसत उपभोग की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी प्रति इकाई उपभोक्ता अपनी आय का उपभोग की वस्तुओं पर कितना खर्च करता है, यह APC अर्थात औसत उपभोग की प्रवृत्ति बताती है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं APS यानी औसत बचत की प्रवृत्ति। इसका कैलकुलेशन और डाटा हम लोग एक बार फिर से एक डाटा लेंगे जिसमें हम लोग सबका एक साथ देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं औसत बचत की प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ हो जाएगा औसत बचत APS, ये हो जाएगा आपका S बाय वाई, यहाँ हो जाएगा कुल बचत। यानी औसत बचत की प्रवृत्ति यह बताती है कि उपभोक्ता की जो प्रति इकाई सेविंग की क्षमता कितनी है, उपभोक्ता समाज में अपनी आय का कितना हिस्सा को बचत करता है। उसके साथ हमने पिछली बार आपको बताया था कि C प्लस S इक्वल टू वाई होता है, दोनों तरफ y से भागा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा APC प्लस APS इक्वल टू 1, ये भी आपका
हो जाएगा। यानी अगर एपीसी आपको 0.2 दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है तो एपीएस आप निकाल सकते हैं, और एपीएस दिया हुआ है तो एपीसी निकाल सकते हैं। यानी एपीसी आपका हो जाएगा 1 माइनस एपीएस, और एपीएस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एपीसी। ठीक है। अब हम लोग आगे एक डाटा के माध्यम से पूरा इस चीज को समझते हैं कि किस प्रकार से एपीसी, एमपीसी, एमपीएस ये सभी चीजों में संबंध होता है। तो अगले वीडियो में जब मैं आपके पास लेके आऊँगा तो एक डाटा और चित्र के माध्यम से एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस इन सभी चीज़ों में क्या संबंध है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज हमने देखा इस वीडियो में एमपीसी को देखा। एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो यह बताता है कि उपभोक्ता की अतिरिक्त आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता की उपभोग में अतिरिक्त वृद्धि कितनी हुई। दूसरा हम देखें एमपीएस, जो यह बताता है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। फिर एपीसी और एपीएस देखें, जो उपभोक्ता के प्रति इकाई उपभोग कितना करता है और प्रति इकाई बचत हुआ क्या करता है, यह हमने देखा। और फिर हमने जाना कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 होता है और एपीसी प्लस एपीएस सदैव 1 होता है। तो आगे के वीडियो में, आगे के पार्ट में हम एक डाटा, टेबल और चित्र के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू।